तो उस दिन बताया था मॉडुलो सिस्टम को समझने के लिए यदि रेलवे की घड़ी की तुलना कलाई की घड़ी से करते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब कलाई की घड़ी में 12 बजे तक बजते हैं, तब माड 12 के लिए 0 से लेके अंक कहाँ तक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लिखे थे, है ना। ये हो गया 12, फिर ये हो गया 13, तो ये हो गया 14, ये 15, तो 13 बजे होंगे तो कलाई घड़ी में 1 बजे होंगे। अब 14 बजे होंगे रेलवे में तो कलाई घड़ी में 2 बजे होंगे। तो इसको क्या लिखे थे उस दिन हम, 13 सर्वसम है 1 के माड 12 में, ठीक है। यदि मान लो माड 5 के लिए सारणी बनाना तो 0 से लेके कहाँ तक अंक लिखेंगे, 1 2 3 4 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो कहेंगे कि 6 सर्वसम है 1 के माड 5 में, है ना। यहाँ 7 सर्वसम है 2 के माड 5 में, ठीक है। 8 सर्वसम है 3 के माड 5 में, ये कल बताया, उस दिन बताया था, है ना, परसों, ठीक है। इनको क्या बोल रहे थे, इसके अंतर्गत आने वाले जो अंक हैं 5 है, इसके आगे जो आएगा 8 1 9 1 10 आ गया, ये कैसे, तो 0 के अंतर्गत आने वाली जो संख्याएं हैं वे क्या कहलाती हैं, अवशेष वर्ग। क्या कहलाता है, अवशेष वर्ग, ठीक है। तो ये सब बताया था। और यहाँ पे ये 6 सर्वसम है 1 के माड 5 में, तो क्या लिखेंगे, 6 माइनस 1 का भाजक 5 होगा, 6 माइनस 1 का भाजक 1 होगा, 7 माइनस 2 का भाजक 5 होगा, यहाँ 8 माइनस 3 का भाजक 5 होगा, ठीक है। यदि मान लो ए सर्वसम है, ए सर्वसम है आर के माड यम में, तो इसका मतलब ए में यम का भाग देने से शेषफल आर आया होगा, ए में यम का भाग दिए रहे होंगे तो शेषफल आर आया रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे ए सर्वसम है आर के माड यम में, ठीक है। अब मान लो ये 26 दिया है, तो 26 है माड यम में किसके सर्वसम है, तो 26 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, तो एक शेषफल ना आया, तो कहेंगे 26 सर्वसम है 1 के माड 5 में, माड 5 में, ठीक है ना। तो चलो देखो ये सब बताए थे, हाँ, ये सब बताने का मतलब था फर्मा की प्रमेय सिद्ध कराना, ठीक है। तो लिखो स्टेट एंड प्रूफ फर्मा, फॉर्मेट थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ फॉर्मेट्स थ्योरम, फर्मा की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, फर्मा की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, फर्मा की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ठीक है। कथन लिखते हैं इसका, यदि P कोई अभाज्य संख्या है, यदि P कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन कहलाती है, जो 0 के बराबर ना हो, प्लस माइनस 1 के बराबर ना हो, खुद से कटती हो और 1 से कटती हो, है ना। यदि P कोई अभाज्य संख्या है और A कोई पूर्णांक हो, और A कोई पूर्णांक हो, तो A की पावर P सर्वसम होगा A के माड m में, ये सिद्ध करना है। यदि P कोई अभाज्य संख्या है और A कोई पूर्णांक है, A कोई पूर्णांक है, तो A की पावर P जो होगा, A की पावर P सर्वसम होगा A के, A की पावर P सर्वसम होगा A के माड m में, A की पावर P सर्वसम होगा A के माड m में, ठीक है ना। ये सिद्ध करना है। तो माना प्रूफ देखो इसका, प्रूफ या प्रमाण, उत्पत्ति, माना G
अशून्य पूर्णांक अशून्य पूर्णांकों मॉड पी को मॉड पी की अवशेष कक्षाओं का समुच्चय है। अवशेष कक्षाओं का, कल बताया था अवशेष कक्षाएं क्या हैं, का समुच्चय है। तो अवशेष कक्षाएं जीरो शुरू होती हैं, लेकिन कहता है अशून्य, तो जीरो वाले को शामिल नहीं किया गया है। जी में जीरो को शामिल नहीं। जैसे मॉड पी के लिए क्या करेंगे, मॉड पी के लिए अवशेष कक्षाएं बनाएंगे तो जीरो भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ठीक है, लेकिन जीरो को शामिल नहीं करना है, इन अवयव को शामिल करके समूह बना लो। लिखा है माना जी अशून्य पूर्णांकों, है ना, मॉड पी की अवशेष कक्षाओं का समुच्चय है। उसमें अवशेष कक्षाएं तो जीरो की भी बनती है, लेकिन जीरो को शामिल नहीं किया गया है जी में। तो माना जी अशून्य पूर्णांकों मॉड पी की अवशेष कक्षाओं का समुच्चय है, अवशेष कक्षाओं का समुच्चय है। तो यदि p अभाज्य संख्या है, यदि p अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो खुद से कटती हो और 1 से कटती हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब p का यदि p अभाज्य संख्या तो p का मान ना 0 होगा, p का मान ना धन 1 होगा, ना p का मान ऋण 1 होगा। p का मान कहाँ से शुरू होगा, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2, जिसके दो गुणनखंड हों। ठीक है, तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 और 1 होगा। ठीक है, लेकिन 1 लेंगे तो उसका एक ही गुणनखंड है, इसलिए 1 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं कहा गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको कहा गया है, 2 को। ठीक है ना। तो यदि p अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो अवशेष कक्षाओं के गुणनफल के सापेक्ष, तो अवशेष कक्षाओं के गुणनफल के सापेक्ष, गुणनफल के सापेक्ष जी कोटि p-1 का समूह होगा। ठीक है, जैसे आपको बताएंगे कि मॉड p किससे किससे कटती है। मान लो मॉड 3 ले लेते हैं, 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 3 है। तो यहाँ पे इसके लिए मॉड 3 के लिए टेबल बनाओगे तो अवशेष कक्षा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस। ठीक है, तो इसमें अवयवों की संख्या 3, तो मॉड 3 है तो 3 अवयव शामिल है कि नहीं शामिल है। लेकिन 0 को जब छोड़ देंगे तो 2 ही अवयव है। ठीक है, तो जब 3 है तो 3 से 1 कम अवयव है। यहाँ पे हम अभाज्य संख्या 11 लिए होते, तो 11 के लिए जब टेबल बनाओगे तो 0 सहित है, जब 0 से लेके और 10 तक लिखोगे, तो 0 से 10 तक लिखे तो गिनोगे तो संख्या हो जाएगी 11। लेकिन 0 को छोड़ दोगे तो क्या बचेंगे, 10 रहेंगे ना। तो 11 के लिए टेबल बनाओगे तो अवशेष कक्षाएं क्या रहेंगी, 11-1 यानी 10। तो p के लिए p-1, p के लिए p-1। p अभाज्य संख्या है तो अवशेष कक्षाएं कितनी बनेंगी, p अभाज्य संख्या तो अवशेष कक्षाएं तो p बनेंगी। लेकिन 0 को छोड़ दोगे, अशून्य पूर्णांकों का जब बनाओगे तो p-1 बनेंगी, p-1 अवशेष कक्षाएं बनेंगी। जैसे 3 के लिए अवशेष कक्षाएं 3 ही बनती हैं, लेकिन 0 को छोड़ दोगे तो 2 है ना, है तो 2 को क्या बोल सकते हो, 3-1। तो जब p अभाज्य संख्या है तो p के लिए अवशेष कक्षाएं p बनेंगी, लेकिन 0 को छोड़ दोगे, अशून्य वालों को लोगे, शून्य वालों को नहीं लोगे, तो उसमें संख्या कितनी होगी, p-1। यदि अभाज्य संख्या 17 लेते हैं तो अवशेष कक्षाएं कितनी होंगी, 17 होंगी। लेकिन शून्य वाले को छोड़ दोगे तो 17-1 यानी 16 होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्या 23 लेते हैं तो अवशेष कक्षाएं 23 बनेंगी, लेकिन उस शून्य वाले को छोड़ देंगे तो क्या होंगी, 22 अवशेष कक्षाएं होंगी। ठीक है, तो जब p अभाज्य संख्या है तो p-1
ग्रुप में अवयव होंगे, क्योंकि ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है जीरो अवशेष कक्षा को, जीरो अवशेष कक्षा को शामिल नहीं किया गया है। तो माना जी अशून्य पूर्णांक मॉड p की अवशेष कक्षाओं का समुच्चय है। यदि p अभाज्य संख्या है तो अवशेष कक्षाओं के गुणनफल के सापेक्ष g कोट p-1 का समूह होगा। p-1 कोटि क्या होती है? g में अवयवों की संख्या को कोटि कहते हैं। तो g में अवशेष कक्षाएं शामिल हैं, लेकिन जीरो वाला तो शामिल भी नहीं है। तो p यदि अभाज्य संख्या है तो p-1 एलिमेंट g में होंगे, p-1 एलिमेंट g में होंगे। इस समूह का तत्समक अवयव है, इस समूह का तत्समक अवयव अवशेष कक्षा 1 है। तो केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, p का यदि p a का विभाजक है, p a का भाजक है, p a का भाजक है, इस स्थिति में a सर्वसम होगा जीरो के, a सर्वसम होगा जीरो के मॉड m में, और इसलिए अवशेष कक्षा A G का अवयव नहीं है, G का अवयव नहीं है, क्योंकि ये तो जीरो शामिल ही नहीं किया गया है G में। अवयव नहीं है क्योंकि जीरो नॉट बिलोंग इन G। G अशून्य पूर्णांक का समुच्चय है, G अशून्य, G अशून्य पूर्णांकों के अवशेष कक्षाओं का समुच्चय है। ठीक है ना। किंतु p भाजक है a का, तो जब p भाजक है a का तो ऐसी कंडीशन में p भाजक होगा a की पावर p का। तो जब p भाजक होगा a की पावर p का तो p भाजक होगा a की पावर p-a का भी। तो इससे यह साबित हो गया कि a की पावर जो p है वह सर्वसम है a के मॉड p में। तो इस बात पर मैं इस प्रकार प्रमाणित हो जाती है, a की पावर p सर्वसम होगा a के मॉड p में। अब केस सेकंड, यदि p a का भाजक नहीं है, यदि p a का भाजक नहीं है, जब p a का भाजक नहीं है तो शेषफल शून्य उबे न करेगा। और शेषफल जब शून्य नहीं आएगा तो शून्य के अलावा कोई क्वांटिटी आएगी तो वो शामिल हो जाएगा जी में। इस स्थिति में अवशेष कक्षा A इज नॉट इक्वल टू 0, और इसलिए अवशेष कक्षा A G का अवयव है, जब शून्य के बराबर नहीं रहेगा तो G का अवयव होगा। तब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ
अवशेष कक्षा ए का ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 1। तो इसको ऑर्डर ऑफ G हम माने क्या है, अभी लिखे थे p-1, तो इसी को क्या लिखेंगे, अवशेष कक्षा ए की पावर p-1 बराबर क्या 1। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं ए की पावर p-1 बराबर 1। इसी को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर p-1 सर्वसम 1 के मॉड p में, मॉड p में। इसी को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर p-1 -1 p द्वारा विभाज्य होगा, p से विभाज्य होगा, p से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ, p भाजक है ए की पावर p-1 का, तो ए p भाजक हो जाएगा a इंटू ए की पावर p-1 का, तो p भाजक होगा, ए का अंदर गुणा कर दो तो ए की घात 1 ए की घात p-1 और ये ए, तो p भाजक होगा, ये भाजक का चिन्ह है भला, ये भाजक, तो एक अंदर गुणा करेंगे तो ए की पावर 1 धन p-1 माइनस ए, तो इसको क्या लिख देंगे, इम्प्लाइज के चिन्ह लगाते जाना। ये इसी को ये भी लिख सकते हैं, इसी को ये लिख सकते हैं, इसी को ये लिख सकते हैं, इसी को ये लिख सकते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे वाला स्टेप, तो ये -1 और +1 कट गया, तो p भाजक होगा ए की पावर p - का। इसका अर्थ क्या हुआ, ए की पावर p सर्वसम ए के मॉड p में। जैसे 6 सर्वसम है 1 के मॉड 5 में, तो क्या लिखते हैं, 5 भाजक है 6 - 1 का, तो 6 - 1 का तो क्या लिखते हैं, इसी को 6 सर्वसम है 1 के मॉड 5 में, ठीक है। तो ए की पावर p सर्वसम है 1 के मॉड p में, हेंस प्रूव्ड, इतना लिख देना। ये है फर्मा की थ्योरम। तो इसमें 2 थ्योरम जरूरी थी, लाग्रांजेस थ्योरम और फर्मा थ्योरम, इन दोनों को तैयार करे रहना, ज़्यादा आने का चांस है। अब आता है नॉर्मल सब ग्रुप, क्या आता है, लिख चुके, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, चैप्टर 5 इसको नॉर्मल सब ग्रुप हिंदी में बोलते हैं प्रसामान्य उपसमूह, अगला चैप्टर है सर। हाँ, चैप्टर 5। अभी सहसमुच्चय वियोजन पढ़ा रहे थे, है ना। सहसमुच्चय वियोजन में 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट मिली हैं बहुत ज़्यादा, उसी जितने थ्योरम बताए सब आती हैं, ठीक है। तो नाम से प्रमेय कौन है, लाग्रांजेज और फर्मा, पर जितने बताए हैं वे भी आती हैं हमेशा, ये ना सोच लेना को नहीं आती। प्रसामान्य उपसमूह, ठीक है। अब प्रसामान्य उपसमूह क्या है, तो फर्मा थ्योरम प्रसामान्य उपसमूह से एक अलग है, वीडियो बनाते हैं, ये तो बना चुके, इसको बंद करके चालू करते हैं।